हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। यही हमारा और हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करें, नए नए मुकाम को हासिल करें, ताकि आप अपना और अपने घर वालों का नाम रोशन करें, और थोड़ा बहुत हमारा भी। क्योंकि थोड़ा बहुत तो क्या होगा, हमारा सेल्फ का स्वार्थ होगा ना, क्योंकि स्वार्थ से ही तो हर चीजें जुड़ी हुई है। तो बहुत ज्यादा नहीं, बस हमारा इतना स्वार्थ है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और हम आपको पढ़ाते रहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक मतलब ये गर्म टॉपिक नहीं है ना, इसमें गर्म पढ़ाना है। मतलब ये है कि इसके बारे में हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है आज का हमारा, इसके बारे में क्या हर एक व्यक्ति को, जितने भी यहाँ पर व्यक्ति हैं, मान लीजिए धरती में, ठीक है, या मान लीजिए अपने इंडिया में या अदर कंट्री में, जितने भी लोग हैं, सबको इस रोग के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है बहुत खतरनाक है। अब आप ये समझ लीजिए कि इस रोग का अभी तक कोई इलाज नहीं है, परमानेंट इलाज नहीं है। आप इस रोग को टाल सकते हैं, लेकिन इस रोग से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु से नहीं बचा सकते। समझे आप? जैसे हमें टाइफाइड होता है या और कोई बीमारी होती है, तो वो हफ्ते डेढ़ हफ्ते चलता रहता, हमने इलाज किया, बाद में वो रोग खत्म हो गया, फिर वो हमें नहीं हुआ दोबारा कभी। लेकिन ये जो एड्स है, एड्स एड्स वो टीवी वाला एडवर्टाइजमेंट वाला एड्स नहीं, ठीक है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अभी इसके बारे में और डिटेल से बात करने। तो जो हमें क्या होता है, ये रोग होता है, इसको कर सकते हैं मेडिसिन के द्वारा, इस रोग को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन इससे मृत्यु नहीं टलती है। ये व्यक्ति की मृत्यु सुनिश्चित करने वाला रोग है। अगर व्यक्ति को एड्स हो गया है तो उसकी समय से पहले मृत्यु क्या है, सुनिश्चित है। हो सकता है वो साल डेढ़ साल या कुछ महीने क्या हो सकते हैं और ज्यादा जीवित रह सके, किसकी वजह से, मेडिसिन की वजह से, लेकिन अंततः उसकी मृत्यु क्या है, निश्चित है। इसलिए ये जो रोग है, ये क्या बहुत घातक हो जाता है। पहले तो हम इस रोग के बारे में आपको लिख दें, इस रोग के बारे में। अब ये घातक है तो भाई इसको घातक तरीके से लिखेंगे, रेड कलर से अलर्टनेस दिखाएंगे इसमें, एड्स। ठीक है, हमारा टॉपिक जो है आज का वो क्या है, हमारा एड्स है भाई। क्या है? एड्स। अब आपको इतना तो पता है कि हमारा ये चैप्टर कौन सा है। चैप्टर नंबर है हमारा 7। ठीक है, और चैप्टर का नाम क्या है, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। और लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, ये 5वां होगा। जो बच्चा शुरू से फॉलो कर रहा होगा उसको तो ये पता होगा। अब जो बच्चे नहीं आएंगे उनके लिए तो पहला लेक्चर हो जाएगा ये, कोई बात नहीं। जो बायोलॉजी के हैं उनके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, अगर जो बायोलॉजी की नहीं भी है वो भी इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी और इससे बचाव बहुत ज्यादा जरूरी होता है। समझे आप? अब ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को एड्स है तो आप उससे दूर भागे, उससे घृणा करें। तो इन सब चीजों के बारे में इसमें बात करने वाले, इसके बारे में हर एक व्यक्ति को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको जब पता चलेगा तो आप अपने अगल बगल के लोगों को बताएंगे। समझे? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको सिखाते हैं इसके बारे में। देखो, पहले एड्स का फुल फॉर्म समझिए। एड्स का फुल फॉर्म होता क्या है, देखो, एड्स का फुल फॉर्म आपको हम बताते हैं। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब तो आप समझते हो, हमने उपार्जित किया। एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इन सब का हम क्या करते हैं, आपको एक मतलब बता। एक्वायर्ड का मतलब आपको पता है, आपने क्या किया, खुद से उपार्जित किया, ये खुद से आपको ये रोग मिला। इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसकी क्या हो जाए, कमी हो जाए। जो हमारा इम्यूनिटी है उसकी क्या हो जाए, कमी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। तो किसकी कमी हो रही है, इम्यूनो की, इम्यूनिटी की क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही। और सिंड्रोम का मतलब होता है रोगों का समूह है। मतलब सिंड्रोम, अगर किसी व्यक्ति की बात बात कर दें हम, तो सिंड्रोम में कोई एक रोग नहीं होता। जब व्यक्ति को एड्स हो जाता तो एड्स के दौरान व्यक्ति को कोई एक रोग नहीं होगा, उसे बुखार भी आएगा, उसे जननांगों में खुजली भी हो सकती है, वहां पर रेडनेस भी हो सकता है,
उसे वीकनेस भी हो सकती है, उसे हेडेक भी हो सकता है, उसे क्या होती है, तमाम तरह की क्या होती है, बीमारियां घेर लेती हैं। अब ये घेर क्यों लेती हैं, ये हम बताते हैं, ये भी अभी आगे हम बात करने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, याद दिला देना है। और आप याद कैसे दिलाओगे, कोई भी तरीका नहीं है, तो हम ही याद करे रहेंगे कि आपको कुछ बताना है। ठीक है, एड्स तो आपने समझ लिया, एड्स बता दिया एड्स क्या है। अब ये जो एड्स होता है ये किस वायरस के द्वारा होता है, तो ये होता है HIV वायरस के द्वारा। ये किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा। और इसका नाम होता है फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या होता है इसका नाम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो इतना इसका नाम समझ में आ गया, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, इसका नाम क्या होता, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब इसका भी मतलब आपको समझा देते हैं। इसका मतलब देखो, पहली बात तो ये मनुष्य में होता है। ये किस में होता है, मनुष्य में, और किसी जानवर में नहीं होता। ह्यूमन किस में होता है, ह्यूमन में। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये मनुष्य की क्या करता है, इम्यूनिटी को करता है, कम करता है। और वायरस होता है, ये विषाणु होता है। अब ये जो विषाणु होता है, ये कौन सा विषाणु होता है, रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस अगर आपको याद हो तो आपको सेंट्रल डोग्मा में पढ़ाया था। रेट्रो वायरस में क्या कैपेसिटी थी, रेट्रो वायरस क्या कर सकता है, आरएनए से डीएनए बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो जो हमारा HIV वायरस होता है, इसके पास एक एंजाइम होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ठीक है, और हमारा ये जो HIV होता है, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल स्टैंड क्या होता है, आरएनए होता है। किसके लिए, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में क्या करता है, ये काम करता है। किसके रूप में काम करता है, ये जेनेटिक मटेरियल के। जैसे हमारे अंदर क्या होता है, डबल स्टैंड डीएनए होता, इसी प्रकार से वायरस के अंदर होता है सिंगल स्टैंड आरएनए। अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए से बनता है डीएनए। अभी पूरा इसके जो चक्र है वो पूरा अभी आपको समझाएंगे, उसको अभी आपको पूरा समझाएंगे। तो इतना क्लियर है। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसकी फुल फॉर्म है, ये पूछ भी ली जाती है। ठीक है, ये तो आपको कम से कम आप समझ लोगे कि ए से एक्वायर्ड हो गया, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम, ये याद रह जाता है। लेकिन यहां दिक्कत होती है, क्यों, क्योंकि यहां पर डी का कहीं जिक्र नहीं किया गया, लेकिन डी यहां पर हमने जोड़ दिया है। तो ये वाला भी आपको करना है, इसको लर्न कर लेना। ठीक है, अभी आपको करते हैं इसको HIV का क्या करते हैं, आपको डायग्राम दिखाते हैं। तो क्या करते हैं, आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं। डायग्राम मिल जाए पहले वायरस का, चलो ये मिल गया। देखो यहां पर क्या है, ये हमारा HIV वायरस का डायग्राम है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज पर्पज से हमें बताना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। देखो ये हमारा क्या HIV वायरस है, ठीक है, विषाणु है। इसमें आप देख रहे होंगे ये छोटी छोटी सी कील नुमा स्पाइक जैसी स्ट्रक्चर देख रहे हो, इनको क्या बोलते हैं, ये किसकी बनी होती है हमारी, ये बनी होती है हमारी ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, देखो इस टाइप की है ये। ठीक है, तो ये वाला इतना एरिया नीचे का, ये किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसा हुआ है। किसमें धसा हुआ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ऊपर का ये भाग क्या हुआ, निकला हुआ है। ठीक है, इतना ये पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम बताएंगे। अंदर आपको क्या दिख रही है, कैप्सिड दिख रही है। प्रोटीन के क्या दिख रहे हैं, ये कैप्सिड है। दो प्रकार की कैप्सिड होती है, एक ब्लू कलर की, एक येलो कलर की। उसके अंदर ये हमारा, ये क्या है, हमारा सिंगल स्टैंड आरएनए है। अच्छा बताया भी क्या, देखो ये जो आरएनए है वो कौन सा, सिंगल स्टैंड आरएनए है। क्या है हमारा, सिंगल स्टैंड आरएनए। और इसके बीच में ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये क्या है हमारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके अंदर पहले से ही क्या होता है, उपस्थित होता है, जो सिंगल स्टैंड आरएनए को डीएनए बदलता है। क्यों बदलता है वो भी हम आपको बता। तो आपको देखना क्या है, देखो यहीं पर वो चीज हम बता दे रहे। इसके बाहर एक तो कवर है, एनवेलप, यहाँ पर लिखा भी है वायरल एनवेलप। ठीक है, अब इस वायरल एनवेलप बोल दीजिए, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दीजिए, इसी में क्या होती है हमारी, ये ग्लाइकोप्रोटीन धसी रहती है। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये क्या करती है, डिटेक्ट करने का काम करती है। डिटेक्ट मतलब पहचानने का काम करती है, उनसे या जोड़ने का काम करती है। पहली बात तो ये समझिए कि जो हमारा HIV वायरस होता है, ये अटैक किस किस के ऊपर करता है, ये किन कोशिकाओं के ऊपर हमला करता है। ठीक है, ये डायग्राम हो गया आपका। चलो यहीं पर आपको बता दे रहे हैं। तो जो हमारा HIV होता है, ये अटैक किन किन कोशिकाओं के ऊपर करता है, तो ये हमला करता है हमारी भक्षकाणु कोशिकाओं, मैक्रोफेज के ऊपर अटैक करता है, और हमारी टी हेल्पर कोशिकाओं। टी हेल्पर कोशिकाएं तो आपने पढ़ी हैं, ये तो पहली बार पढ़ नहीं रहे हम, फिर भी बता दें। लिम्फोसाइट का एक प्रकार होता है TH सेल, टी हेल्पर सेल, जो हमारी सहायता करती है इम्यूनिटी को इंप्रूव करने में। यही तो सिग्नल भेजती थी हमारे बी लिम्फोसाइट के पास, TC सेल के पास, कि देखो भाई हमला हुआ है, अब आप तैयार हो जाओ उनको
खत्म करने के लिए। अगर TH सेल ही नहीं रहेंगे तो उन्हें कौन सिग्नल भेजेगा? जब उन्हें सिग्नल नहीं भेजा जाएगा तो वो क्या होंगे, किसी भी रोग के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो जो हमारा HIV होता है ये हमला करता है किसके ऊपर? मैक्रोफेज के ऊपर और टी हेल्पर सेल के ऊपर। इतना क्लियर है? तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इलाज क्यों संभव नहीं है? इसका इलाज इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इसके जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये जो कील जैसी संरचनाएं हैं, ये क्या करती थी? ये डिटेक्ट करने का काम करती है। ये जो हमारी मैक्रोफेज होती है, मैक्रोफेज के ऊपर भी क्या होते हैं? कुछ रिसेप्टर लगे रहते हैं, कुछ ग्राही लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं? इनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारा ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपको ये कैपनुमा संरचना दिख रहा है, ये जो ऊपर से नोड जैसी संरचना दिख रही है, ये क्या होता है? बार बार बदलता रहता है। ये बार बार बदलते, हमारे कोरोना के स्ट्रेन बदल रहे थे, इसी प्रकार से हमारा ये जो HIV वायरस है, इसका जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या होता है? लगातार बदलता रहता है। ये वेरिएबल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हम इसके लिए कोई भी एक वैक्सीन नहीं बना पाते। इसके लिए हम क्या करते हैं? कोई भी एक वैक्सीन नहीं बना पाते हैं। बस इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रोसेस को रोकने के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। तो आप समझिए, ये हमारा HIV वायरस है। अब इसकी पूरी प्रोसेस आपको समझा। क्या था? HIV वायरस का डायग्राम देख लिया आपने, उसमें क्या क्या है पहले आप देख लीजिए। देखो उसमें क्या क्या दिया गया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, सिंगल स्टैंड RNA है, उसमें प्रोटीन की लेयर या कैप्सिड होता है। देखिए उसमें अभी 2-3 चीज और होती हैं। इसी के अंदर क्या होता है? प्रोटीएज होता है, और इसी के अंदर क्या होता है? इंटीग्रेज एंजाइम होती है। ये 2 एंजाइम और होते हैं, इनकी भी क्या होती है? जरूरत पड़ती है हमें। तो इतना समझिए, ये HIV वायरस दिया गया। इसमें ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है? कुछ स्पाइक या कील लगी रहती है, जो क्या करती है? डिटेक्ट या पहचानने का काम करती है किनको? मैक्रोफेजेस को और टी हेल्पर सेल को। ठीक, इसके अंदर क्या होती है? प्रोटीन के बने क्या होते हैं? कुछ आवरण या कवर होते हैं इस टाइप के, ये कवर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? हम कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड मतलब होता है आवरण या कवर। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो होता है सिंगल स्टैंड RNA का, और इसके अंदर एंजाइम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। वैसे एंजाइम तो एक और होता है हमारा, सॉरी 2 और होते हैं, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। अब इन दोनों के बारे में हम बता देंगे आपको, ठीक है? नहीं घबराना। क्या करते हैं हम, यहाँ पर मान लीजिए अपना एक वायरस बना लेते हैं। कौन सा वायरस बना ले भाई? जो हमें पढ़ना है, कौन सा? हमारा HIV वायरस। अब देखो आपको पता है आर्ट तो हमारी बहुत अच्छी है नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको बना करके दिखाएंगे, ठीक है? आपको फिर भी हम क्या करेंगे? बना करके ये डायग्राम दिखाएंगे। बहुत टफ भी नहीं है, आप आराम से देखो। पहली बात आपको ये समझा दें, जो हमारे, देखो आप बोर्ड के बच्चे हो तो आपको डायग्राम तो पक्का आएगा पेपर में बनाने के लिए। तो जो साइंस होती है वो क्या करती है? ऐसे डायग्राम मांगती है कि आप केवल क्या कर सकते हो, आप मतलब वो ये जानना चाहती है कि क्या आपको उसके बारे में पता है कि कौन सी क्या चीज होती है। वो बस आपका नॉलेज चेक करना चाहती है कि क्या आपको उन सब चीजों के बारे में पता है जो जरूरत होती है जिनकी, ठीक है? उसको फर्क नहीं होता कि आपने डायग्राम कैसा बनाया है, उससे मतलब नहीं होता। देखो ये डायग्राम जो हमने बनाया है, ये डायग्राम भी पूरे नंबर हमें दिलाने की क्षमता रखता है। ये हमारा क्या, अब इनके नामकरण हमें अच्छे से करने आने चाहिए। ये जो स्पाइक लगे इनको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ये जो पिंक कलर की होती है ये प्रोटीन की कैप्सिड होती है। इसमें ये जो ग्रीन कलर के बीच में है ये हमारे सिंगल स्टैंड RNA होता है। और इसमें जो छोटे छोटे से डॉट टाइप के गोल गोल संरचना बनाई, ये क्या होती है? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अब इसी में हम प्रोटीएज और क्या करते हैं? वो और बना देते हैं। प्रोटीएज बना दिया हमने, और इसी में क्या करते हैं? हम इंटीग्रेज भी बना देते हैं। लो, तीनों प्रकार के हमने क्या किया? यहाँ पर एंजाइम भर दिए। ठीक, अब क्या होता है? इसका आक्रमण किसके ऊपर होना है? ये हमारी क्या है? मैक्रोफेज क्या है? कोशिका है, ठीक है? क्या है? मैक्रोफेज कोशिका। इन मैक्रोफेज कोशिकाओं के ऊपर क्या होते हैं? लगे रहती हैं क्या? रिसेप्टर। क्या लगे रहते हैं? रिसेप्टर या ग्राही लगे रहते हैं, जो क्या करते हैं? इनके साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं, या इनके बीच में क्या करते हैं? आपस में पहचानते हैं कि भाई यही हमारा, ये जो वायरस होते हैं वो इसी रिसेप्टर की वजह से क्या होती है? इनको पहचान लेते हैं मैक्रोफेज के कि यही हमारा क्या है? टारगेट है, इसी को खत्म हमें करना है, या इसके ऊपर हमें आक्रमण करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो हमारा HIV वायरस है ये मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल को क्यों कर रहा? किसी एक को कर ले। देखो ये मैक्रोफेज को क्यों आक्रमण करता? पहली बात तो ये समझिए कि जो मैक्रोफेज होती है ये, इसका काम होता है भक्षण कोशिकाओं की तरह काम करने का। अब भक्षण कोशिकाएं क्या करती है? किसी चीज को निगलती है। क्या करते हैं? किसी चीज को निगलती है। तो निगलने के लिए उन्हें वो फटना नहीं पड़ता, तो ये करती है इसको ऐसे निगल लेंगी, तो ये अंदर आ जाएगा। जब ये इसको बाहर निकल, देखो 2 प्रोसेस होती है, एक होती है एंडोसाइटोसिस
मतलब अंदर आने वाली, और एक होती है एक्जोसाइटोसिस, बाहर निकलने वाली। तो इसको ये आराम से अंदर ले भी लेती है और बिना कोशिका फटे ये बाहर इसको निकाल भी देती है, और ये एक आकार में बड़ी होती है, समझे आप। इसलिए क्या होता है, और इसमें ज्यादा खाली स्थान होता है, इसलिए करते हैं इसको एक फैक्ट्री की तरह यूज करते हैं। किसके तरह यूज करते हैं? फैक्ट्री। इसके अंदर क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाती है। ये जो वायरस होते हैं अपनी संख्या क्या करते हैं, इसके अंदर बढ़ाते रहते हैं, लगातार बढ़ाते रहते हैं। और जब संख्या बढ़ जाती है तो बाहर इनसे निकल जाते हैं। जब इनसे बाहर निकल जाती है तो फिर ये जाकर के क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। कुछ टी हेल्पर सेल के ऊपर आक्रमण करेंगे, कुछ और मैक्रोफेज के ऊपर आक्रमण करेंगे, ताकि अपनी और संख्याएं बढ़ा सके। तो ये वायरस आया, इसके अंदर गया, तो जब ये इसके अंदर जाता तो ये हमारी सब ये चीजें हट जाती हैं, केवल अंदर जाती हैं दो चीजें हमारी। कौन कौन सी जाती हैं? ये इतनी चीजें हमारी क्या होती है, अंदर जाती है, ठीक है। ये चीजें हमारी क्या होती है, इतनी अंदर आ गई, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर क्या था, हमारा प्रोटीएज एंजाइम था। इसको करते थोड़ा सा कॉपी कर लेते, कॉपी कर लेते। इतना ये आया इनके, ताकि हम यहाँ पर आपको नेमिंग बता दें, इसलिए कॉपी किया। ये मान लीजिए हमारा क्या है, प्रोटीएज एंजाइम है। अब आपको पता है कि प्रोटीएज एंजाइम का काम क्या होता है, प्रोटीन को तोड़ना। ये होता है हमारा इंटीग्रेज एंजाइम, और बाकी तो आपको सब पता है, इन्हीं की दो के बारे में हमें बताना था। और ये होता है हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वैसे ये भी लिखा था लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है भाई। ये तीन प्रकार के होते हैं एंजाइम, आपको बताया था एंजाइम याद करने का तरीका। पीछे एज आ जाए, क्या आ जाए, एज आ जाए, तो आप समझ जाइए वो क्या है, एंजाइम है हमारे। एज आ जाए तो वो क्या है, हमारा एंजाइम है। ये अंदर आ गए। अब आपको पता है प्रोटीएज है, तो प्रोटीएज का काम क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, पचाना, उसको खत्म करना। तो क्या होता है हमारा ये जो प्रोटीएज होता है, प्रोटीएज क्या करता है, इनको खत्म कर देता है। तो प्रोटीएज भी हमारा क्या होता है, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा, ट्रांसक्रिप्टेज बचा। चलो एक चीज ले लो, काहे को इतनी सारी ले, एक ही आरएनए हमने ले लिया। यहाँ पर दो आरएनए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये ना समझ लेना डबल स्टैंडर्ड, अलग अलग आरएनए है, दो आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड की, ठीक है। एक चाहे आप अलग भी कर देना, उससे पता चले आप कुछ भी कर लो। तो ये हमारा क्या है, आरएनए बचा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बचा, और हमारा क्या बचा, और हमारा बचा है इंटीग्रेज एंजाइम। ये इतनी चीजें बची है। इतना क्लियर है। तो अब हमारा क्या होता है, ये जो सिंगल स्टैंड आरएनए होता है, सिंगल स्टैंड आरएनए से तुरंत बनेगा हमारा क्या, सिंगल, ये हमारा पहला क्या है, सिंगल स्टैंड आरएनए। अब इसमें क्या होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, और वो किसके द्वारा होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ाया गया था कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, और प्रोटीन से हमारा एंजाइम, इस प्रकार से बनता था। लेकिन सेंट्रल डोग्मा क्या कहता था कि आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए, यही था ना हमारे, उल्टी हो जाना चीजें। डीएनए से आरएनए होता था सेंट्रल डोग्मा में, लेकिन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो हमारी क्या होती है, प्रक्रिया होती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, सॉरी एंजाइम होता है, उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो आरएनए से डीएनए बना सकता है। वैसे नॉर्मली तो डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में ये क्षमता होती है कि वो आरएनए से डीएनए बना सकता है। और ये वाली जो चीज होती है वो किसमें होती है, केवल रेट्रोवायरस में होती है। और मुझे लग रहा कि मैंने जो इम्यूनिटी वाला लेक्चर पढ़ाया था उसमें कॉमन कोल्ड के वायरस रेट्रोवायरस बोल दिया था। अगर बोला है मैंने तो उसका जो हम बता दें, राइनो वायरस अलग होता, जो सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड होता उसके लिए जिम्मेदार होता, और रेट्रोवायरस वो हमारे इसमें एड्स में है। किसमें? एड्स में है। तो ये जो सिंगल स्टैंड आरएनए, इससे इसमें क्या हुई, इसमें क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ। क्या हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हुई। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हुई तो भैया हमारा क्या बन गया, सिंगल स्टैंड डीएनए बन गया। ये क्या बन गया हमारा, सिंगल स्टैंड डीएनए बन गया। अभी भी इसके साथ क्या है हमारा, यहाँ पर इंटीग्रेज एंजाइम अभी भी क्या है हमारा यहाँ पर उपस्थित है। इतना क्लियर है, सिंगल स्टैंड डीएनए बन गया। अब ये तो पूरी कोशिका क्या थी हमारी, ये पूरी कोशिका कौन सी हमारी, मैक्रोफेज सेल है। तो मैक्रोफेज का भी भाई क्या होगा, हमारा डीएनए होगा, ठीक है। तो अब इसके पास क्या होता, अपना खुद का क्या होता, डीएनए होता, खुद का क्या होता, अपना डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ होता। चलो इसको ऐसे ना बना करके, इस प्रकार से क्या होता है, इनका डीएनए होता है। ये किसका, मैक्रोफेज का। तो ये जो हमारा क्या होता है, वायरस ने अपना सिंगल स्टैंड डीएनए बनाया है, वो आकर के जुड़ जाता है किसके साथ, इसके साथ। और ये जोड़ता क्या कौन है इसको, हमने क्या किया, इसके ऊपर कर दिया
हमारा ये जो सिंगल स्टैंड आरएनए था वो आकर के क्या हुआ, यहाँ पर आकर के जुड़ गया। किसके साथ जुड़ गया? मैक्रोफेज का जो डीएनए था। अब मैक्रोफेज के डीएनए के साथ जुड़ गया तो मैक्रोफेज को उसको क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। अब ये क्या कराएगा, अपनी फोटोकॉपी बनवाना शुरू कर देगा। अब ये करेगा, बहुत सारे क्या बनाएगा, यहाँ से पहले डीएनए बनेगा, फिर उन डीएनए से क्या बनवाएगा, आरएनए बनाएगा। तो इससे क्या बनता, पहले स्टेप यहाँ पर भी सबसे पहले क्या हुआ, वायरस ने मैक्रोफेज पर अटैक किया। अटैक करने के बाद इसके जो प्रोटीन के आवरण थे वो क्या हो गए, नष्ट हो गए। किसके द्वारा? प्रोटीज एंजाइम के द्वारा। फिर हमारा जो सिंगल स्टैंड आरएनए बचा था उसने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करके किसके द्वारा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के द्वारा किसको बना लिया, सिंगल स्टैंड डीएनए को बना लिया। अब ये जो सिंगल स्टैंड डीएनए होता है ये जाकर के जुड़ जाता है किससे, जो हमारा मैक्रोफेज का डीएनए था उसके साथ जुड़ जाता है। किसके द्वारा जुड़ता है, हमारे इसके द्वारा जुड़ता है। कौन सा? हमारा इंटीग्रेज एंजाइम होता है, उसकी सहायता से इसके साथ ये क्या होता है, जुड़ जाता है। अब इसने क्या कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया। अब ये मैक्रोफेज पर पूरा कंट्रोल पा लिया। आपको पता था कि आनुवांशिक जो पदार्थ होता वही पूरी कोश का कंट्रोल करता है, लेकिन अब ये जो वायरस का जो सिंगल स्टैंड डीएनए आया है उसने क्या कर लिया, इस पर आक्रमण कर दिया और इसको कर लिया कंट्रोल। अब ये अपने हिसाब से कराएगा यहाँ पर। अब जितने भी आरएनए बनेंगे वो सब आरएनए कैसे बनेंगे, वायरल आरएनए बनेंगे। इसी प्रकार के आरएनए बनेंगे सिंगल स्टैंड वाले, ये जो अपने क्या थे, आरएनए थे हमारे। अब यहाँ पर कई सारे क्या होंगे, वायरल आरएनए। वायरल आरएनए मतलब विषाणु आरएनए बनेंगे। और यहां से क्या होंगी, अब जब कई सारे बन जाएंगे तो उसके बाद अब जब आरएनए बन गए तो आरएनए से प्रोटीन भी बनेगी। प्रोटीन बनने के बाद फिर से वही प्रोसेस पूरी, इसके वायरस के पूरे क्या होंगे, आवरण बनना शुरू हो जाएंगे। इनके बाहर क्या होंगे, प्रोटीन के आवरण बनना ऐसे शुरू हो जाएंगे। प्रोटीन के ये पूरे पूरे वायरस ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा रफली डायग्राम बनाते हैं। इनके अंदर हमारा क्या आ रहा है, ये हमारे क्या हो रहे हैं, वायरस बन रहे हैं। यहाँ से ये निकलते हुए आएंगे, यहाँ से क्या होंगे, ये निकलते हुए बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार से क्या होंगे, ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। और ये फिर क्या करेंगे, दूसरी अपनी क्या होंगे, टी हेल्पर सेल के ऊपर और मैक्रोफेज पर क्या होंगे, आक्रमण करेंगे। इनके बनने की प्रक्रिया तो समझ में आ गई। अब इसके आगे का काम समझिए। अब ये जो कोशिकाएं, ये जो वायरस हैं, ये कहाँ जाते हैं, हमारे टी हेल्पर सेल के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं, टी हेल्पर के, टी हेल्पर कोशिकाओं के पास। जब ये टी हेल्पर कोशिकाओं के पास जाएंगे तो उनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जब ये उनको खत्म कर देंगे तो क्या होगा कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, बॉडी की इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो टी हेल्पर सेल थी ये क्या करती थी, हेल्प करती थी एंटीबॉडी बनाने में। कैसे करती थी, बाहर से कोई पैथोजन अंदर आया तो ये तुरंत भागती हुई जाती थी किसके पास, बी लिम्फोसाइट के पास, कि देखो भाई आक्रमण हुआ, आप तैयार हो जाइए। ठीक है, और ये किसके पास भी जाती थी, टीसी सेल के पास भी जाती थी, कि देखो भाई अब तैयार हो जाइए, अब आक्रमण हुआ है, अब आपको बाहर से जो रोग कारक या पैथोजन आया उसको मारना पड़ेगा। लेकिन क्या है, हमारा टीएच ही नहीं है, टीएच ही खत्म हो गया, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से कौन आ रहा, कौन कब आक्रमण कर रहा। तो जो उसकी इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, बहुत कमजोर हो जाती। क्यों, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बन पाती। तो कुल मिलाकर के ये क्या होता है, एक धर्मशाला बन जाता है। ये क्या बन जाता है, एक धर्मशाला की तरह बन जाता है, कि कोई भी रोग आए आराम से रहे, हमें बीमारी करे और मस्त एंजॉय करे। इसलिए तो जब एड्स होता है व्यक्ति को तो उसको क्या होती है, कई सारी बीमारी घेर लेती हैं। शुरुआत में बताया था इसको सिंड्रोम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको एक बीमारी नहीं होती, इसको हजारों बीमारी हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्यों, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी या जो इसकी प्रतिरक्षा है वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। इसलिए कोई भी रोग आ रहा है इसके ऊपर आक्रमण करके इसको बजा के चला जा रहा। समझे आप। तो क्या होगा, वायरस ने आक्रमण किया मैक्रोफेज कोशिकाओं के ऊपर। उसने क्या किया, अपना जो सिंगल स्टैंड आरएनए था उससे सिंगल स्टैंड डीएनए बनाया। ये सिंगल स्टैंड डीएनए किसके साथ जुड़ गया, ये जो हमारा यहां पर हम लिख भी दें थोड़ा, यहां पर ये जो डीएनए था ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए था हमारा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किसका, ह्यूमन सेल्स का या मैक्रोफेज सेल्स का। अब ह्यूमन की तो बात ही चल रही है तो ह्यूमन ही होगा, लेकिन यहां पर क्या लिख दें, मैक्रोफेज जो हमारी सेल होती है उनका क्या होता है, ये डबल स्टैंड डीएनए होता है। उसके पास आकर के क्या होता है, सिंगल स्टैंड डीएनए आकर के जुड़ जाएगा और अपनी क्या होगी, कई सारी आरएनए की फोटोकॉपी बनाएगा। इन आरएनए से क्या होंगे, फिर हमारे फिर से वायरस बनेंगे। अब ये वायरस जाएंगे कहां पर, दूसरी मैक्रोफेज के ऊपर भी जाएंगे और टी हेल्पर सेल के पास जाएंगे, और टी हेल्पर सेल को खत्म कर देंगे तो भाई क्या होगा, फिर से हमें क्या होगी, बीमारियां घेर लेंगी। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट था हमारा ये किसका, एड्स का। अब क्या होता है, ये भी हमने बता दिया कि वैक्सीन क्यों नहीं बन पाती। वैक्सीन इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है ये डिटेक्ट करती है। देखो
आपको बताना भूल गए, इनके बीच में क्या होता है, एक संबंध बनता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में संबंध बनता है, यही तो जुड़ते हैं। तो ये जो होता है, ये चीज, ये ग्लाइकोप्रोटीन वाला इतना हिस्सा ऊपर का जो मेम्ब्रेन में धसा हुआ नहीं है, ये क्या होता है, बदलता रहता है। जब ये बदलता रहता है तो इसके लिए एंटीबॉडी ही नहीं बना पाएंगे हम, कोई वैक्सीन ही नहीं बना पाएंगे। हमने आज बनाया, पता चला इसने अपना रूप बदल लिया, अब अगली बार के लिए फिर तो वो एड्स तो हो रहा ना, हर व्यक्ति को एड्स तो होता जाएगा। अब एड्स इतना खतरनाक है कि अब आप समझ लीजिए कि एड्स होने के बाद आपको जाने कितनी बीमारियां घेर सकती हैं, समझे आप एक हिसाब से रोगों का धर्मशाला बन जाएंगे आप, कि कोई भी आ रहा रह के चला जा रहा, ठीक है, खाया पिया और निकल गए। अब पढ़ते हैं भाई किसके बारे में। अब एड्स का हिंदी में फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये प्रतिरक्षा क्या करता है, न्यून करता है, न्यून मतलब होता है कम करना, इसका अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की क्या, न्यूनता, न्यूनता मतलब होती कमी, संलक्षण का अर्थ होता है लक्षणों का समूह, संलक्षण मतलब सिंड्रोम का मतलब होता है लक्षणों का समूह। जो हमारे सिम्टम होते हैं, जो हमें सिम्टम शो होते हैं, हमें फील होता है कि हमें खुजली हो रही है, हमें हेडेक है, हमें बुखार है, ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारे सिम्टम होते हैं। एड्स मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु, HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, इसका ये हिंदी फॉर्म लिखा है, ठीक है, बहुत खतरनाक होती है हिंदी तो, के कारण होता है, जिसे पस्य विषाणु, पस्य विषाणु मतलब रेट्रो वायरस कहते हैं, और जिनमें RNA जीनोम होता है। RNA कौन सा, सिंगल स्टैंड RNA, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। एड्स का जो सबसे पहले पता चला था वो अमेरिका में 1981 में पता चला था, ठीक है, और लगभग 25 वर्षों के बाद, 1981 से लेकर के 25 वर्षों के बाद 25 मिलियन लोगों में क्या दिखा गया था, ये एड्स का देखा गया था। यहां पर कितना लिखा है, 50 लाख लिखा है, 50 लाख मतलब 5 मिलियन, सॉरी 25 मिलियन बोल रहे हैं हम, 5 मिलियन लोगों में, कितने में, 5 मिलियन लोगों में 2 करोड़ 50 लाख, सही तो लिखा था 25 मिलियन, सॉरी क्या कर रहे कुछ भी, 2 करोड़ कितना होता, 25 मिलियन लोगों में ये देखा गया था, 2 करोड़ 50 लाख लोगों में ये हो चुका था। आप समझिए ये जो एड्स की बीमारी है कितनी तेजी से फैल रही थी, और एड्स आपने समझिए कितना खतरनाक भी है। अब ये फैलता कैसे है, देखो, अब ये जो फैलने के जो तरीके होते हैं, देखो छुआछूत से नहीं फैलता। पहली बात ये समझिए कि अगर किसी को, आपके बगल वाले व्यक्ति को एड्स है, तो ऐसा नहीं कि आप उसके पास बैठे उसके साथ खाना खाएं, उसके साथ रहें तो आपको हो जाए। ये कब तक नहीं होता, ये तब तक नहीं होगा जब तक कि आपका कोई तरल पदार्थ क्या हो, आपस में एक्सचेंज ना हो। अब तरल पदार्थ में क्या होते हैं, आपका क्या आता, सीमेन आता है, क्या आता, सीमेन आता, आपका ब्लड आता। अगर ये सब चीजें नहीं, अगर आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आपको बीमारी नहीं होगी। इसलिए आपको जब हमने जनन स्वास्थ्य पढ़ाया था, उसमें भी बताया था कि जो कंडोम का यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, एड्स से बचने के लिए, जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए तो करते ही करते हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं, एड्स से बचने के लिए भी करते हैं। अब उससे बचाव कैसे हुआ, उससे क्या होते हैं कि जो हमारे जनन अंग होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉपुलेशन या संभोग के दौरान क्या होते हैं, आपस में कांटेक्ट में नहीं आते हैं। अगर आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, द्रव क्या होगा, स्रावित होगा। जब द्रव स्रावित होगा तो वो, अब मान लीजिए कोई महिला संक्रमित है या कोई पुरुष संक्रमित है, तो आपस में क्या हो सकता है, वो एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, ये तो हो गया। अब जरूरी नहीं है कि सब ये जो एड्स है वो संभोग के द्वारा ही फैले। कभी कभी क्या हो जाता है कि जो रक्त, हम ब्लड, मान लीजिए किसी को ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, अब जो वो ब्लड लाया गया, वो अपना ब्लड चेक नहीं किया, और जो वो ब्लड लाया गया उसमें HIV वायरस था। अब उस व्यक्ति को बेचारे को हो गया, उसमें तो उसकी कोई गलती नहीं ना, उसमें तो ये लापरवाही हुई, तो ये लापरवाही की वजह से भी हो सकता है। या आप मान लीजिए आपने नशेड़ी व्यक्ति देखे होंगे, वो एक लाइन से बैठ जाते हैं और उन्होंने वही सिरिंज अपन ने खुद लगाई, उसने बगल वाली को दिया, उसने बगल वाली को दिया, तो हो सकता है उसमें से किसी एक को हो। अब जब वो एक को होगा तो वो दूसरा लगाएगा, तो वो कहीं ना कहीं ब्लड की 1-2 ड्रॉप तो कम से कम उसके कांटेक्ट में आएंगी ना, तो वो 1-2 ड्रॉप भी क्या होती है, इस रोगों को करने के लिए पर्याप्त होती है, समझे। और ये जो लक्षण होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं शो होते हैं एड्स के, इनको समय लग जाता है, कभी कभी 6 महीने से साल या 1.5 साल तक का समय लग जाता है एड्स के लक्षण शो होने में या प्रदर्शित होने में। इसलिए इसका जल्दी से हम उपचार भी नहीं करवा पाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं से आपको संशय लग रहा, तो आप बेझिझक जाकर के चेक कराइए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि संभोग के द्वारा ही फैले, ये हो सकता है कि किसी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से या गलत ब्लड की वजह से, या हो सकता है कि किसी व्यक्ति की माता संक्रमित हो,
इस रोग से संक्रमित हो, तो प्लासेंटा के द्वारा भी ये वायरस कहां पहुंच सकता है, बच्चे में पहुंच सकता है। तो जो गर्भवती महिला को अगर एड्स है तो उसके बच्चे को एड्स होना स्वाभाविक है। समझे आप? संक्रमित व्यक्ति की यौन संपर्क से, ठीक है, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों के आधान से, संक्रमित सुइयों के साझा प्रयोग से और संक्रमित मां से प्लासेंटा द्वारा उसके बच्चे में। तो ये फैलने के कुछ पॉइंट ये आपको याद होने चाहिए, और ये याद होने चाहिए और ये पता भी होने चाहिए कि साथ में खाना खाने से नहीं होता है। समझे? जिन लोगों में यह संक्रमण होने का बहुत ज्यादा खतरा होता है वे कौन कौन से होते हैं? देखो, ऐसे व्यक्ति जो अनेक लोगों के साथ क्या करते हैं, मैथुन या संभोग की प्रक्रिया करते हैं बिना किसी कॉन्डोम का यूज किए, ठीक है। मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिरा द्वारा ड्रग लेते हैं, जो हमारे इंजेक्शन के द्वारा जो ड्रग्स लेते हैं उसके द्वारा भी ये फैल सकता है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार क्या हो सकता है, ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, ब्लड जिसको बार बार बाहर से लेते हैं, तो हो सकता है कभी कभार ब्लड अच्छे से चेक नहीं हो पाए तो उनको भी ये होने की खतरा ज्यादा रहता है। संक्रमित मां से जन्मे बच्चे में भी वो तो होता ही है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया, उसको हम बता दें। ये हमारा वायरस आया, रेट्रो वायरस, इसने आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद अपना सिंगल स्टैंड आरएनए यहाँ छोड़ दिया। सिंगल स्टैंड आरएनए में क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, तो उसने क्या बना लिया, हमारा सिंगल स्टैंड डीएनए बना लिया। ये क्या बना लिया, सिंगल स्टैंड डीएनए। अब ये सिंगल स्टैंड डीएनए पहुंचा कहां पर, हमारे डीएनए के पास। इसके साथ ये कहीं जुड़ जाएगा, जुड़ने के बाद इसने बनाए क्या, आरएनए बनाए। क्या बनाए, फिर से सिंगल स्टैंड, ये सिंगल स्टैंड यहाँ पर डीएनए बनाता, यहाँ पर सिंगल स्टैंड आरएनए बनता, और इनके बाहर क्या होती है, फिर से प्रोटीन के आवरण बन जाती है और ये वायरस बन जाती है। अब ये वायरस क्या होंगे, दूसरी और नई कोशिकाओं पर क्या होंगे, आक्रमण करेंगे। ये आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने साफ कर दिया, फिर भी आप इसको पढ़ सकते हैं कि पॉइंट बहुत अच्छे से लिखा भी है हिंदी में, ठीक है। ये साइकिल आपको पूरी शॉर्टकट तरीका दिया था मैंने, तो ये आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पूरा समझा चुका हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी लाइफ साइकिल, इसकी वायरस की। एचआईवी का शरीर में प्रवेश किया, एचआईवी वायरस शरीर में प्रवेश किया, फिर उसने आक्रमण किया किसके ऊपर, मैक्रोफेज या भक्षिकाणु कोशिकाओं के ऊपर। उसको उसने एक फैक्ट्री की तरह यूज किया और अपनी संख्या क्या की, बढ़ाई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए जीनोम की प्रतिकृति द्वारा विषाण भी है या वायरल डीएनए का निर्माण हुआ। अब ये जो वायरल डीएनए है वो परपोषी होस्ट के डीएनए में प्रवेश किए। प्रवेश करने के बाद इसने संक्रमित विषाणु कण बनाए। क्या बनाए, संक्रमित विषाणु कण बनाए, मतलब डीएनए से आरएनए बना, आरएनए ने फिर करके प्रोटीन बनाई और वो आवरण बन गया, उसके चारों तरफ क्या हो गया, कवर होकर के हमारा वायरस बन गया। फिर इसने जाकर के क्या किया, लस्काणु कोशिकाओं के ऊपर आक्रमण किया। लस्काणु कोशिकाओं के ऊपर जब इसने आक्रमण किया तो उनकी क्या हो गई, संख्या कम हो गई। जब संख्या कम हो गई तो क्या हुआ, कमजोर प्रतिरक्षा हो गए। जब प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है तो कई रोगों को आने के लिए क्या होता है, एक जरिया मिल जाता है कि अब उनके पास, अब तो भाई देखो ये बहुत कमजोर है, कोई भी जाकर के इसको मार दो। जब व्यक्ति को एड्स होता है या इस दौरान, इस अवधि के दौरान बार बार क्या होता है, बुखार आता है, दस्त आते हैं तथा वजन घटता है। जो हमारे टी लिम्फोसाइट होती है इनकी संख्या में क्या होती है, भारी गिरावट के कारण व्यक्ति, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे कोई भी माइक्रोबैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, फंजाई हो, यहाँ तक कि टॉक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का क्या होता है, शिकार। बता रही है कि जो फिर व्यक्ति को एड्स हो गया उसको तमाम प्रकार की बीमारियां होने वाली हैं। समझे आप? अब इसका जो हम टेस्ट करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, एलिसा के द्वारा। किसके द्वारा करते हैं, एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे। इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, किसका, एलिसा का। इसको हिंदी में बोलते हैं एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन या एलिसा। एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेट एसे। अब इसका उपचार तो कोई खास है नहीं है, थोड़ा सा यहां पर बताएगा कि एंटी रेट्रोवायरल औषधियों का उपयोग किया जाता है एड्स के लिए, जो क्या करती है, मृत्यु से बचा नहीं सकती, बस मृत्यु टाल सकती है कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये आपको ट्रीटमेंट भी पता होना चाहिए और इसका टेस्ट भी पता होना चाहिए, कौन सा टेस्ट हम कराते हैं। अब एड्स को हम बचा कैसे सकते हैं, एड्स को जो आपने वहां से लक्षण देखे थे वहीं से हम आपको बताते। देखो, पहली बात तो एड्स को बचाने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है, नए नए तरह की योजनाएं बढ़ा रही है, एडवर्टाइजमेंट करके बता रही है। इसके अलावा एनजीओ वाले भी यही काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप बच कैसे सकते, पहली बात तो ये है कि आप नशेड़ी ना बने, ठीक है। इससे दो चीजों का फायदा हो सकता है, एक तो आपको एड्स भी नहीं होंगे,
दूसरा आप स्वस्थ रहेंगे, आपको नशे की लत भी नहीं लगेगी। नशा भी क्या होता है, बहुत बुरी चीज होती है। अभी हम इसमें आगे ड्रग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, ड्रग एल्कोहल इनके सबके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आप क्या होगे, इन सब चीजों नशेली चीजों से बचेंगे दूर। इसके अलावा क्या होगा, आप एड्स से ही बच सकते हैं दूसरी जगह पर, ठीक है। दूसरे में क्या है, आपको अगर बहुत से मल्टीपल व्यक्तियों के साथ संभोग नहीं करना, और अगर करते हैं तो उसके साथ क्या करना, आपको कंडोम का यूज करना है, ठीक है। कंडोम या निरोध जो हमें क्या होते हैं सरकारी अस्पताल में मिल भी जाते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, प्रयास होते हैं। और जो ब्लड हम ले रहे हैं या ब्लड किसी को दे रहे हैं, तो वो ब्लड की जांच होनी चाहिए कि क्या उसमें HIV वायरस है या नहीं है। अगर HIV वायरस है तो उसको बिल्कुल नहीं लेना है। HIV मुक्त हमें क्या करना, ब्लड लेना है। तो ये बहुत से कारण होते हैं। देखो, राष्ट्रीय एड्स कंट्रोल संगठन नाको, इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए नाको का, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और अन्य NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोगों को एड्स के बारे में शिक्षित करते हैं, और करना चाहिए। आपने आज पढ़ लिया, अब आप भी क्या करेंगे, इनको और शिक्षित करेंगे। रक्त बैंकों, ब्लड बैंकों के रक्त को HIV से मुक्त करें। और डिस्पोजेबल सुई, जो सुई क्या होती है, एक बार लगाएं उसको फेंक कर दें और दूसरी नई यूज करें। ऐसा नहीं कि उसी सुई को 4-4 5-5 लोगों में लगाए जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। 4 से 5 पैसे की आती है वो, हम कह रहे हैं 1 रुपए भी मान लीजिए, तो 1 रुपए एक व्यक्ति की जिंदगी से तो ज्यादा है नहीं ना। सुरक्षित यौन संबंधों की सिफारिश करना और कंडोम का निःशुल्क वितरण सरकार करती भी है, और वैसे भी बहुत महंगे नहीं होते, व्यक्ति को यूज करना चाहिए। एक तो पहली बात, इससे जनसंख्या वृद्धि भी रुकती है, और हम एड्स जैसी महामारी से भी बच सकते हैं। ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, ड्रग वगैरह भी नहीं लेना चाहिए। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये क्या होता कंप्लीट हो। देखो भाई, ये जो चैप्टर था, बहुत चैप्टर तो है इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ जो आज का टॉपिक, ये टॉपिक भी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। एड्स आपको बता चुके कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको एड्स हो गया तो आपको मान लीजिए हजारों बीमारियां होने वाली। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए, और लोगों को जागरूक भी करते रहिए, और थोड़ा सा सपोर्ट भी करते रहिए। कमेंट कीजिए, जो भी आपको पार्ट अच्छा लगता है वो कमेंट में बताया कीजिए, और जहां पर भी डाउट हो वो आप कमेंट में डाउट आराम से आप पूछ सकते हैं, आपको डाउट वहां पर करा दिए जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइव क्लास नहीं ले रहे तो आपका कोई ध्यान ही नहीं रखा जाएगा। आप कमेंट कीजिए, आपको जो भी डाउट है वो आपको वहां पर बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।